छठ पर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूर देश केनिया में भी मनाया गया। आप देखिए वहां की तस्वीरें। देश भर से आ रही छठ की अनोखी तस्वीरों को तो आपने देख लिया, मगर जी न्यूज आपको दिखाएगा केन्या में मनाई जा रही छठ की तस्वीरें। आपकी स्क्रीन पर चल रहा यह दृश्य केन्या के नैरोबी का है, जहां भक्ति और उल्लास के साथ बिहार के लोग छठ का त्योहार मना रहे हैं। केन्या के नैरोबी में भारतीय महिलाओं ने शुक्रवार को पूरी रीति रिवाज के साथ सूर्य की उपासना का पर्व मनाया। महिलाओं ने पहले खरना का प्रसाद बनाया, फिर प्रसाद लेकर छठ घाटों पर पहुंचे और फिर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। देश से दूर होकर भी इन महिलाओं ने सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखा। हालांकि नैरोबी में अपने देश की तरह पूजा करने के लिए इन्हें घाट तो नहीं मिले, उसकी जगह लोगों ने स्विमिंग पूल को ही घाट बनाकर सूर्यदेव की उपासना की। इन महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया। छठ पर्व के मौके पर कुछ घाटों पर लोगों के डूबने की घटनाएं भी आई हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। छठ का त्योहार पूरे देश और विदेशों में पूरी आस्था के साथ मनाया गया, लेकिन कुछ छठ घाटों पर लोगों के डूबने की खबरें भी सामने आई। मुंगेर में छठ घाट बनाने गए युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला मुंगेर जिले के असरगंज थाना क्षेत्र के मासूनगंज पोखर का है, जहां शुक्रवार को पहली अर्घ के लिए युवक पोखर को सजाने और व्यवस्थित करने के लिए गया था, मगर पोखर को साफ करते हुए वो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और उसमें डूब गया। बाद में गांव वालों ने मृत युवक का शव पोखर से निकाला। उधर मृतक का परिवार अपने इकलौते बेटे को खोकर सदमे में है। तो दूसरी तरफ बिहार के हाजीपुर में सोनपुर के पास बने पुराने गंडक पुल से एक युवक अचानक कूद गया। ये गंडक नदी पर बने क्लब घाट की घटना है। गनीमत ये रही कि वहां एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस युवक को बचा लिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नगरोटा हमले पर एक ट्वीट कर सुरक्षा बलों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। 1 मिनट में खबर देखिए। नगरोटा में जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकियों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया। पीएम मोदी ने लिखा कि देश में आतंक फैलाने वालों के इरादों को नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकवादियों के साथ बड़ी मात्रा में हथियारों और विस्फोटकों की मौजूदगी ये संकेत देती है कि ये आतंकी देश के अंदर तबाही फैलाने आए थे और सेना ने इनके इरादों को नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट कर इस सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए लिखा कि सुरक्षा बलों की बहादुरी और सतर्कता की वजह से ही आतंकी साजिश नाकाम हुई। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतांत्रिक प्रणाली को निशाना बनाने वाली एक नाकाम साजिश को हराया है। इससे पहले सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे भी पाकिस्तान को सीमा उल्लंघन पर चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने कहा, यहां आने वाला कोई भी आतंकी जिंदा वापस नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली में गिरफ्तार किए गए जैश के आतंकियों को शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आप देखिए 60 सेकंड में पूरी खबर। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गिरफ्तार हुए जैश के आतंकियों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद कोर्ट ने दोनों आतंकियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। पुलिस फिलहाल दोनों आतंकियों के तीसरे साथी की तलाश कर रही है और इसके लिए आतंकियों के फोन के डाटा की जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों के फोन से अब तक जो जानकारी मिली है वो काफी अहम है। पुलिस और जानकारी के लिए फोन की जांच कर रही है। ये दोनों आतंकी दिल्ली में बड़ी वारदात करके नेपाल के रास्ते पीओके जाने की फिराक में थे, लेकिन इसी महीने की 16 तारीख को इन दोनों आतंकियों को दिल्ली के मिलेनियम पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को जम्मू के नगरोटा टोल प्लाजा के पास आतंकियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग किया था। सुरक्षा बलों ने इस घटना में शामिल 4 आतंकियों को मार गिराया। इन 4 का संबंध भी जैश ए मोहम्मद से ही था। देश में कोरोना की रफ्तार भले ही धीमी हो गई हो, मगर राजधानी दिल्ली में ये रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। आप देखिए 1 मिनट में सारी अपडेट। भारत में कोरोना 90 लाख के आंकड़े को पार कर चुका है। गुरुवार को भारत में कोरोना के 45,882 मामले सामने आए, जबकि गुरुवार को कोरोना से 584 लोगों की मौत हो गई।
इस बीच 44,807 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई और अब एक्टिव मामलों की गिनती 4,43,794 हो गई है। देश में कोरोना से 84,28,409 लोग ठीक हो चुके हैं। ICMR के डेटा के मुताबिक भारत में अब तक 12,95,91,786 टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं कोरोना को लेकर दिल्ली की तस्वीर एकदम अलग दिखाई दे रही है। दिल्ली में शुक्रवार को आए आंकड़ों में एक बार फिर उछाल देखा गया। दिल्ली में शुक्रवार को 6,608 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 118 लोगों की जान गई। हालांकि पिछले 24 घंटों में 8,775 लोग कोरोना के इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में सरकार ने मास्क न लगाने पर जुर्माना भरने का नियम तो बना दिया, मगर लोग अभी भी मास्क को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। आप खुद देखिए 60 सेकंड में इन तस्वीरों से। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है और बचाव के लिए टेस्टिंग से लेकर प्रतिबंध तक लगा दिए गए हैं, मगर लोगों में मास्क को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नजर नहीं आ रही है। ये कि जब भी पब्लिक प्लेस में लोग रहे तो अपना मास्क पहन के रखें। फिर भी लोग अगर नहीं मानते या नहीं पहन के रखते तो उनका हम चालान काटते हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर ने जब मास्क को लेकर पड़ताल शुरू की तो लोगों ने मास्क न लगाने के अलग अलग बहाने बताए। दिल्ली में कोरोना को लेकर पहले से ही कई नियम बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 महीनों में तो पुलिस ने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का चालान किया, जिससे प्रशासन को 26 करोड़ से भी ज्यादा की आमदनी हुई। पहले चालान की राशि 500 रुपए थी और अब 2,000 रुपए हो गई है, मगर पुलिस का कहना है कि अभी तक 2,000 रुपए वाले चालान का नोटिफिकेशन उन्हें नहीं मिला है। कोरोना के दोबारा से बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने अपने स्कूलों को बंद करने का आदेश भी दिया है। 1 मिनट में अपडेट। कोरोना के मामलों में अचानक आई बढ़त के बाद देश के कई राज्यों ने अब अपने यहाँ के स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि 23 नवंबर से जो स्कूल खुलने का निर्णय लिया गया था उसे अब 31 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया, यानी 31 दिसंबर तक मुंबई में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री का कहना है कि ये फैसला दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया। हरियाणा के एक स्कूल में बच्चों के संक्रमित होने की खबर के बाद सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए सारे स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। हाल ही में हरियाणा में 150 से ज्यादा बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला तुरंत निरस्त कर दिया। गुजरात में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। सरकार ने अगले आदेश तक स्कूलों को बंद रखने के लिए कहा है। गुजरात में 23 नवंबर से सभी स्कूल और कॉलेज को खोलने के आदेश दिए गए थे। यही हाल राजस्थान का भी है, जहां सरकार ने 30 नवंबर तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। शुक्रवार को हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को कोरोना का टीका लगाया गया। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा एक वैक्सीन तैयार की गई है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वयंसेवक के तौर पर इसका पहला टीका लगवाया। वैक्सीन लगाने के लिए पीजीआई रोहतक से डॉक्टरों की टीम अंबाला गई थी। इंजेक्शन लगने से लेकर उसके बाद तक अनिल विज को कोई दिक्कत नहीं हुई। आधे घंटे तक अनिल विज को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद वो चंडीगढ़ सचिवालय चले गए। इस बीच जी न्यूज से बातचीत करते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से मास्क लगाने की अपील की। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि खुद पे शासन वो खुद करना सीखें और जो नियम है उनकी खुद पालना करें। क्यों एक्सपेक्ट करें हम किसी से कि कोई आकर हमें कहे तभी हम मास्क डालेंगे, तभी हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कोरोना के नियमों का पालन करें। यही मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा। प्रवर्तन निदेशालय को भीम आर्मी और पीएफआई के बीच धन का लेन देन होने के सबूत मिले हैं। 1 मिनट में देखिए खबर। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के रिश्ते अब भीम आर्मी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निर्देशालय ने भीम आर्मी और पीएफआई के बीच आर्थिक रिश्तों की जांच शुरू कर दी है। ईडी को भीम आर्मी और पीएफआई के बीच आर्थिक रिश्तों के सबूत मिले, जिसके तार हाथरस कांड से भी जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं उनसे पता चलता है कि हाथरस कांड के माध्यम से प्रदेश में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश हो रही थी।
इस मामले में एक तरफ पीएफआई ने सफाई दी है कि वो किसी भी तरह के गलत काम में शामिल नहीं है, तो वहीं भीम आर्मी का कहना है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं। इससे पहले यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 सदस्यों को मथुरा से भी गिरफ्तार किया था, जिन पर हाथरस कांड के समय जातीय हिंसा फैलाने का आरोप है। फिलहाल पीएफआई के चारों सदस्य मथुरा जेल में बंद हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सीएए के विरोध के दौरान हुई हिंसा से लेकर दिल्ली दंगों तक में आ चुका है। साथ ही इस संगठन पर दंगों के लिए फंडिंग करने का भी आरोप है। वहीं सिविल सर्विसेज की परीक्षा में टॉप करने वाली टीना डाबी एक बार फिर से सुर्खियों में है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में टॉप करके टीना डाबी रातों रात चर्चा में आ गई थी, मगर उससे भी ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि उन्होंने इसी परीक्षा में दूसरी रैंक पाने वाले आईएएस अतहर आमिर से शादी कर ली। पर अब टीना डाबी अपनी शादी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसकी वजह है तलाक। जी हां, युवा आईएएस दंपति ने तलाक की अर्जी दायर कर दी है। अर्जी में कहा गया है कि टीना डाबी और उनके पति अब आगे साथ नहीं रह सकते। ऐसे में कोर्ट इस शादी को शून्य घोषित करे। टीना डाबी और उनके पति दोनों ही 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान समय में टीना जयपुर में संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग में हैं, जबकि उनके पति आमिर ईजीएस सीईओ के पद पर कार्यरत हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2015 की टॉपर रही टीना ने अप्रैल 2018 में अतहर से शादी की थी। कश्मीर के रहने वाले अतहर आमिर ने इन्हीं परीक्षाओं में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। टीना और अतहर दोनों राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। कहा जाता है कि दोनों की नजदीकियां ट्रेनिंग के दौरान ही बढ़ी थी। उस समय अपनी शादी को लेकर टीना डाबी काफी चर्चा में थी। पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए अटल टनल का असर ठंड के आते ही दिखाई देने लगा है। आप देखिए क्यों। पीएम मोदी ने जब अटल टनल का उद्घाटन किया था, तब ये कहा जा रहा था कि इस टनल का असली फायदा ठंड के मौसम में ही नजर आएगा, और अब ऐसा लगता है कि इसका असर दिखाई देने लगा है। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद अब लाहौल स्पीति के लोगों की जीवन शैली और आर्थिक स्थिति काफी बदलने वाली है। दरअसल इस साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बर्फबारी से संबंधित खेल प्रतिस्पर्धाएं कराए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिससे लाहौल स्पीति के लोगों को आर्थिक तौर पर काफी फायदा होगा। प्रशासन जनवरी से अप्रैल तक बर्फबारी के मौसम में लाहौल स्पीति में साहसिक खेल प्रतिस्पर्धा करवाने जा रहा है, और इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ठंड के मौसम में यहाँ होने वाली बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाया करते थे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ती थी। मगर अब टनल के बनने के बाद लाहौल स्पीति में लगातार पर्यटक पहुँच रहे हैं, और स्पीति के लोगों को आर्थिक रूप से फायदा भी हो रहा है। साथ ही अब यहाँ पर्यटकों को लुभाने के लिए ऐसे खेलों का आयोजन होगा जो स्विट्जरलैंड जैसे देशों में हो पाते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.